अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 7 का 8वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 7.9 पेज नंबर 155 पे गिवन है बीट्स, इसको कवर करेंगे। ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7.5 भी है, आप एक्सरसाइज में इसकी स्टेटमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बीट्स क्या होती हैं? बीट्स का दूसरा नाम होता है पल्सेशन इफेक्ट या पल्सेटिंग इफेक्ट, इसे कहा जाता है। बीट्स का मतलब क्या होता है? आप में से कुछ लोग जो एडिटिंग वगैरह करते होंगे वीडियो की या उसमें साउंड वगैरह की एडिटिंग करते होंगे तो इस टर्म से वो वाकिफ़ होंगे कि बीट्स का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली बीट्स का मतलब होता है कि जब दो साउंड वेव्स एक सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों, ठीक है, और लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो मुख्तलिफ हों, ठीक है, तो उस केस में उन साउंड वेव्स की ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, बीट्स पैदा हो जाती हैं। ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसीज़ में डिफरेंस की वजह से बीट्स क्रिएट होती हैं। तो ये बीट्स की डेफिनेशन है, ठीक है, जो कि हमें फिर वक्त के साथ साथ सुनाई देती हैं। व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, स्लाइटली बहुत ज़्यादा कम भी डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन overlap each other, then there is a periodic variation of sound between maximum and minimum loudness which is called beats। ठीक है, तो इसकी ये सिंपल डेफिनेशन है। इसमें ये पीरियोडिक वेरिएशन का लफ्ज़ आया है, इसका क्या मतलब है ये आगे चल के जब हम डायग्राम को डिस्कस करेंगे तब आपको ये पीरियोडिक वेरिएशन का समझ आ जाएगा कि वक्त के साथ साथ किस तरह बीट्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो आगे नोट्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क लिखा हुआ है, यानी अब हम ट्यूनिंग फोर्क का इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से हम बीट्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क जो होते हैं वो प्योर नोट्स आपको देते हैं। नोट्स का मतलब होता है, मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ है वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, मिसाल के तौर पर कोई गिटार है, कोई ड्रम है, या कोई भी चीज़ है जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। अब वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो साउंड कितनी देर तक रहेगा, उसको हम कहते हैं उसका नोट है। ठीक है, या बीट नोट आप उसे कह सकते हैं, जो उसकी बीट्स क्रिएट हो रही हैं, जो उसकी फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस की वजह से क्रिएट हो रहा है, उसको हम नोट्स कहते हैं। ठीक है, तो ट्यूनिंग फोर्क जो होते हैं वो प्योर नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। आगे ब्रैकेट में सिंगल फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, तो ये आप एमसीक्यूज़ के तौर पर भी इसे याद रख सकते हैं। आगे हमने इनके केसेस डिस्कस करने हैं ट्यूनिंग फोर्क से, कि सेम फ्रीक्वेंसी जब होगी तब किस किस्म की बीट्स क्रिएट होंगी। उसके बाद जब दोनों ट्यूनिंग फोर्क को एक साथ ट्यून किया जाएगा तब क्या होगा, और फिर लास्ट पे एक ट्यूनिंग फोर्क को अगर हम किसी वैक्स वगैरह से उसके ऊपर लोडिंग कर देंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये तीन केसेस हमने डिफरेंट इसमें डिस्कस करने होंगे। तो केस 1 से हम डिस्कस करेंगे सेम फ्रीक्वेंसी, कि अगर हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क्स हों ए और बी, ठीक है, ए ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है 32 हर्ट्ज़, ये आपने याद रखनी है, ये हमने जब इस टॉपिक के लास्ट पे फार्मूला ड्राइव करना है तो उसमें ये यूज़ होंगी। ठीक है, तो ट्यूनिंग फोर्क ए की फ्रीक्वेंसी है 32 हर्ट्ज़, और जो ट्यूनिंग फोर्क बी है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें अभी गिवन नहीं है, वो भी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें ट्यूनिंग फोर्क ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये दोनों को सेपरेटली साउंडेड किया गया है, यानी कि ट्यूनिंग फोर्क ए को पहले जो है वो ट्यून किया गया और फिर ट्यूनिंग फोर्क बी को ट्यून किया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, दे विल गिव आउट प्योर नोट्स, तो इसकी वजह से ये सिंगल फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में ये होगा कि जब इन दोनों को एक साथ ट्यून किया जाएगा तो फिर उस केस में क्या होगा, इफ़ दे आर साउंडेड साइमल्टेनियसली इट विल बी डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट द नोट्स ऑफ वन ट्यूनिंग फोर्क फ्रॉम द अदर। तो अगर इन दोनों को एक साथ में ही ट्यून किया जाए तो हमें मुश्किल पेश आएगी इनके नोट्स में फ़र्क करने में। ठीक है, यानी वो एक दूसरे के साथ सुपरपोज हो जाएंगे और उस केस में एक रिजल्टेंट वेव क्रिएट होगी जो कि सुनाई देने में थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट कर सकती है। ठीक है, बिकॉज द साउंड वेव्स ऑफ बोथ विल बी सुपरपोज्ड ऑन ईच अदर एंड विल बी हेयर्ड बाय अ सिंगल नोट। तो हमें एक सिंगल नोट सुनाई देगी, ना कि हमें अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क ए और बी की नोट्स सुनाई देंगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे मुश्किल पेश आएगी जब हम दोनों को एक साथ ही ट्यून करेंगे। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही वक्त में दोनों चीज़ों को अप्लाई करना। ठीक है, आगे केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में अब हमने एक ट्यूनिंग फोर्क को वैक्स से या किसी प्लास्टिसीन वगैरह से उसे लोड कर देना, उसके ऊपर कोटिंग वगैरह कर देनी है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा वो यहाँ पर देखते हैं। इफ़ ट्यूनिंग फोर्क बी इज़ लोडेड विद सम वैक्स और प्लास्टिसीन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर्ड स्लाइटली, इट विल बिकम 28 हर्ट्ज़। तो ये भी वैल्यू आपने याद रखनी है कि आप जो ट्यूनिंग फोर्क बी की फ्रीक्वेंसी है वो 28 है। ठीक है, तो आप इसे एफ बी कह सकते हैं, ये ट्यूनिंग फोर्क बी की फ्रीक्वेंसी है। और ट्यूनिंग फोर्क ए की फ्रीक्वेंसी हमने पिछली हेडिंग में पढ़ी, वो है 32 हर्ट्ज़, ये हमने खुद से सपोज कर ली है। ठीक है, तो ये 28 हर्ट्ज़ तक रह जाएगी जब हम इसके ऊपर किसी वैक्स वगैरह से लोडिंग करेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि नाउ दीज ट्यूनिंग फोर्क्स आर साउंडेड टुगेदर
A note of alternatively increasing and decreasing intensity will be heard. This is beat note. तो इस केस में एक बीट नोट क्रिएट होगा जो कि बेसिकली हमें किस फॉर्म में होगा, वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की फॉर्म में होगा, यानी कि आवाज़ बढ़ रही होगी और कम हो रही होगी। उस केस में जो होगा वो हमें बीट नोट एक सुनाई देगा। उसके बाद बीट नोट की डेफिनेशन है, इसको ये एग्जाम्पल को रीड करके ही डेफिनेशन ये जनरेट हुई है। A beat which is due to interference between sound waves from tuning fork is called beat note। तो ये सिंपल, आपने इसकी डेफिनेशन इसी तरह याद रखनी है। तो अगली हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। अब आप डायग्राम को देखकर इसको सारे को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह बीट्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये फिगर में देखना है कि हमारे पास तीन किस्म की फिगर्स हैं, ए, बी और सी। तो फिगर ए में आप देख सकते हैं हमारे पास एक वेव है जो कि ट्यूनिंग फोर्क से जनरेट हो रही है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली दो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, ए और बी, ठीक है। जो ट्यूनिंग फोर्क एक है, ए है, उससे जो वेव फॉर्म क्रिएट हो रही है वो फिगर ए में आपको दिखाई गई है। इसके बाद जो दूसरी फिगर है उसमें बी फिगर में जो ट्यूनिंग फोर्क बी से वेव फॉर्म क्रिएट हो रही है उसको ट्यून करने से वो दिखाई गई है। और लास्ट पे जो सी फिगर है वो बेसिकली ए और बी ट्यूनिंग फोर्क्स की जो वेव फॉर्म्स हैं उनकी ओवरलैपिंग की वजह से, उनकी सुपरपोजिशन की वजह से वो जनरेट हो रही है, ठीक है। तो लेट अ वेव फॉर्म ऑफ नोट एमिटेड फ्रॉम अ ट्यूनिंग फोर्क ए, सिमिलरली अनदर वेव फॉर्म फ्रॉम ट्यूनिंग फोर्क बी व्हेन दे बोथ साउंडेड टुगेदर। जब इन दोनों ट्यूनिंग फोर्क्स को एक साथ ट्यून किया जाएगा तो उस केस में हमें एक रिजल्टेंट साउंड वेव सुनने को मिलेगी, एक रिजल्टेंट वेव क्रिएट होगी जिसका एम्पलीट्यूड भी दोनों से ज़्यादा होगा, ठीक है। इट शोज़ हाउ डू द बीट नोट अकर। तो ये हमें बताएगी कि किस तरह बीट नोट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह आप फिगर को अच्छे से समझ कर तो ये चीज़ लिख सकते हैं। अब हमने इसके अंदर तीन केसेस डिस्कस कर लेने हैं। सबसे पहले हमने इंस्टेंट एक्स के ऊपर बताना है कि यहाँ पर साउंड किस किस्म की प्रोड्यूस होगी। तो आप तीसरी फिगर में देख सकते हैं इसके तीन पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है जहाँ एक्स लिखा हुआ है वो इंस्टेंट एक्स के ऊपर वहाँ पर जो आवाज़ है वो लाउड, हमें ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वेव्स का, ठीक है। और यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से यानी इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी लार्ज होगा और लार्ज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें सुनने को मिलेगा और इसी वजह से हमें एक ऊंची आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। जबकि इंस्टेंट वाई जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही मध्यम हमें आवाज़ सुनाई देगी, फेंट साउंड या नो साउंड हमें सुनाई देगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा कम है, एम्पलीट्यूड कम है, यानी वेव जो है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है। वेव के सेंटर में आप देख सकते हैं सी फिगर में, ठीक है। तो इन फिगर एट सम इंस्टेंट एक्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स इज इन सेम डायरेक्शन, सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज एंड अ लाउड साउंड इज हेयर्ड। इसके बाद दूसरे केस में आफ्टर 1/4 सेकंड, ठीक है, क्वार्टर सेकंड के बाद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव ऑफ अदर ट्यूनिंग फोर्क, सो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट एट वाई एंड अ फेंट और नो साउंड इज हेयर्ड। तो इस तरह आप इन दोनों चीज़ों को याद रख सकते हैं। इसके बाद दोबारा जब वाई इंस्टेंट के बाद हम आगे की तरफ जाएंगे जेड इंस्टेंट की तरफ, तो यानी वेव का थर्ड वेव का जो लास्ट पोर्शन है उस पोर्शन में अगेन हमारे पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, जो वेव की हाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है दोबारा, तो हमें फिर दोबारा लाउड साउंड सुनाई देने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लास्ट पॉइंट में लिख सकते हैं। जेड इंस्टेंट की हेडिंग भी दे सकते हैं। आफ्टर 1/4 सेकंड अगेन अ लाउड साउंड इज हेयर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट्स इन सेम डायरेक्शन एट इंस्टेंट जेड, ठीक है। तो इस तरह हमने ये तीनों केसेस को डिस्कस किया। इसके बाद आगे मैथमेटिकल रिलेशन है नंबर ऑफ बीट्स को फाइंड करने का। तो इसके लिए आपने याद रखना है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क ए एफ ए, हमने उसे कहा है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था याद रखनी है, उसकी वैल्यू 32 हर्ट्स। और इसके बाद ट्यूनिंग फोर्क बी की जो फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू में हमने देखी थी वो 28 हर्ट्स थी जब उसके ऊपर वैक्स वगैरह को लोड किया गया था, ठीक है। अब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे यानी इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास 4 हर्ट्स आंसर आ जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ बीट्स होती हैं वो डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये एफ ए माइनस एफ बी का मतलब है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्यूनिंग फोर्क ए एंड ट्यूनिंग फोर्क बी, ठीक है। तो इसकी आप डेफिनेशन भी इस तरह लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स। इसके बाद इसकी लिमिट है, यानी कि इस लिमिट के बाद हमें जो बीट नोट है वो मुश्किल होगा कि हम उस बीट नोट को रिकॉग्नाइज करें या उसे सुन पाएँ। तो वो फ्रीक्वेंसी होती है 10 हर्ट्स, यानी 10 हर्ट्स के बाद आप इनके बाद की जो फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ हैं उसकी बीट्स को आप लोग ईजिली सुन नहीं सकते या उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, वो मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये इसकी लिमिट लिखी हुई है। इसके बाद आगे एप्लीकेशंस हैं बीट्स की, उसको भी रीड कर लेते हैं।
तो लास्ट पेज पे आप देख सकते हैं बीट्स की कुछ एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं। इसमें बेसिकली ये बताया गया है, आप ये डिफरेंट एग्जांपल्स देख रहे हैं बीट्स की। गिटार है, पियानो, वायलिन, फ्लूट है, ऑर्गन है, सिंथेसाइज़र है, बहुत सारी ये एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इनमें से आपने इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। इनमें से आपको MCQs भी पूछे जा सकते हैं और ये अलग-अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन में ये अभी तक फ़िलहाल शामिल हमने नहीं किए, क्योंकि एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं पूछेगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आपने इन्हें एग्जाम्पल्स के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाजमी याद रखना है। इनमें क्या चीज़ बताई गई है, जब आप इन्हें रीड करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सी इनमें एक ही चीज़ बार बार बताई गई है, वो ये कि हमने दो डिफरेंट टाइम पे दो डिफरेंट ट्यूनिंग्स को इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर गिटार है, तो गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं वो दो स्ट्रिंग्स को हम उनकी एडजस्टमेंट की वजह से बीट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जब होंगी, जब उनकी डिफरेंट ट्यूनिंग्स होंगी, डिफरेंट टाइम पे उन्हें ट्यून किया जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि हमें बीट्स सुनाई देने को मिलेंगी। इसी तरह आप पियानो में भी बीट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जब आप पियानो के वाइट और ब्लैक जो उनकी उसके ऊपर कीज़ होती हैं उनको डिफरेंट टाइप पे ट्यून करके, ठीक है, तो उस केस में भी हम बीट्स का फिनोमिना वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह जब फ्लूट है, फ्लूट में भी आप देख सकते हैं कि जब हम बांसुरी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम अपने लिप्स वगैरह की एडजस्टमेंट से और जो हमारे फेशियल मसल यानी हमारे जो चेहरे में मसल्स होते हैं उनकी एडजस्टमेंट की वजह से हम बीट्स को क्रिएट कर सकते हैं। यानी सिंपल जो है वो कंक्लूजन इस पूरी डिस्कशन का वो यही है कि बीट्स तभी फॉर्म होती हैं जब डिफरेंट ट्यूनिंग्स हों, यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हों, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज भी हो सकती हैं। तो उस केस में हमें उनकी फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस की वजह से हमें बीट्स सुनाई देने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरह आप ये सारी एग्जांपल्स को एक एक करके रीड करेंगे, आपको ये ईजिली समझ आ जाएंगी। बाकी इनमें अगर कोई मुश्किल चीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।